चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग कल देख रहे थे भाग 5 देख रहे थे, हाँ, राष्ट्रपति के पद के बारे में था, है ना। वो स्टार्ट था 52 से स्टार्ट था ना, उसको शुरू था 52 से। क्या था तो ट्रिक था उसका याद करने का, पकानी, पकानी, कोका, दुयो, दुयो दसम, ठीक है, ये ट्रिक था उसका ना। क्या था, पकानी, कोका, दुयो दसम। प से था पद, यानी कि ये था 52, ये 53, ये 54, ये 55, ये 56, ये 57, ये 58, ये 59, ये 60, ये 61 था, है ना। ये पद के बारे में था। प से क्या हो जाएगा, पद था। का से कार्यपालिका प्रधान था, हाँ, कैसा प्रधान, कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका प्रधान था। नी से क्या था, तो निर्वाचन था। नी से निर्वाचन था, ठीक है। उसके बाद को से था कोटा, कार्यालय, ये था कार्यकाल। का से कार्यकाल था, यानी कि 56 में किसकी चर्चा है, कार्यकाल की चर्चा। ये क्या था 57 में कि दोबारा भी निर्वाचन हो सकता है उसका, दोबारा क्या कर सकता है। यो से था योग्यता, यानी कि 58 में किसकी चर्चा है, योग्यता। योग्यता में कल का याद है आप लोग को, 4 पॉइंट था। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र कंप्लीट हो उसका, और एक सांसद बनने की योग्यता हो, तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, और चौथा पॉइंट था 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 100 मतलब उसके 100 सांसदों का समर्थन। उसके बाद ये दशाओं में था कि पागल व दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, और एक और पॉइंट था, क्या था एक पॉइंट, पागल व दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, 35 साल की उम्र उसकी होनी नहीं, वो तो योग्यता में है, 25 साल से अधिक वो भी योग्यता में है आपका। संसद का इसमें वो नहीं होना चाहिए इसमें ना, दशाओं में किसी का सदस्य ना हो, हाँ, सदस्य। संसद या विधानमंडल का सदस्य ना होना चाहिए। ये था आपका दशाओं में था, शपथ, है ना। स से था शपथ, शपथ कौन दिलाएगा इसको, सीजीआई, आप यहाँ रख के बोलिए आप, सीजीआई उनको शपथ दिलाएंगे सीजीआई ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्हें क्या करेंगे, ये पढ़ाना आपको ना। म से महाभियोग, क्या है, महाभियोग आपको पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, अब महाभियोग होता क्या है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, ठीक है। ये महाभियोग एक तरह से ये शब्द प्रयोग किया गया है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, राष्ट्रपति को हटाने का केवल एक ही आधार है, और वो आधार है संविधान का उल्लंघन। इसके अलावा राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकते। संविधान का उल्लंघन करेगा तभी उसको हटा सकते हैं, ठीक है। किसी घर चोरी कर लिया, नहीं हटेगा। किसी को एक थप्पड़ मार दिया, नहीं हटेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्षमादान की शक्ति होती है, क्षमा कर लेगा अपने। अगर सर वो क्या वो किसी की क्या वो हत्या कर देता है तो हत्या थोड़ी करेगा वो, कर देता है तो भी अगर वैसे कंडीशन में उसके पदवी से जब अपने पद से हटता है तो उसके ऊपर फिर केस चलता है। मृत्युदंड को भी माफ करने की शक्ति होती है ना इसके पास। तो वैसे जब ये अपने पद से हटेगा उसके ऊपर फिर क्या चलेगा, अगर करेगा तो फिर संविधान में सॉरी फिर क्या लाएंगे महाभियोग लाएंगे उसके ऊपर। तो कई बार पूछता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग की शक्तियां और महाभियोग का प्रस्ताव की बात किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई है, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत बताइए, आगे देखते हैं। अब महाभियोग लाया कैसे जाएगा। अच्छा, एक तो आधार बता दिया आपको, आधार क्या है महाभियोग लाने का, उल्लंघन संविधान का, किस संविधान का उल्लंघन है, क्या है संविधान का उल्लंघन। संविधान के उल्लंघन के आधार पे ही उसको हटाया जा सकता है, बाकी और कोई कारण उसको हटाने का नहीं है। बात समझ में आया। अच्छा, लाया कैसे जाएगा संविधान, समझते हैं। आपको बताए थे कि केंद्र सरकार में संसद होती है, इसके 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा।
दो होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, संसद के 2 सदन। उसी प्रकार फिर उसके बाद क्या होता है, केंद्र में विधानमंडल होता है। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। राज्य में होता है विधानमंडल। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल होता है। ठीक है, इसमें कौन होता है, विधानसभा, विधान परिषद। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं। बस चुनाव के समय में इसका मतलब रहता है इसके निर्वाचित सदस्य, इसके निर्वाचित सदस्य विधानसभा। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये तीनों के 1 2 3। राज्यसभा, लोकसभा। विधान परिषद के तो भाग लेते नहीं है। ठीक है, Yes, sir। जबकि इसको पदवी से हटाने के लिए, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए बस केवल लोकसभा और राज्यसभा लाएगा। ठीक, इसका काम खत्म, इसका कोई अधिकार नहीं है हटाने का। ठीक, अब बात समझते हैं। एक तो आधार हमने समझ लिया, उसको हटाने का आधार केवल का केवल क्या है, संविधान का उल्लंघन। इसके अलावा कुछ करेगा राष्ट्रपति, उसको उसके पदवी से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब महाभियोग लाया कैसे जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदन में से किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। पहला स्टेप क्या है कि किसी सदन में शुरू हो सकता है पहले लोकसभा में शुरू हो जाए, हो सकता है चाहे पहले राज्यसभा में शुरू हो जाए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, और जिस सदन में लाया जा रहा है, पहले तो पॉइंट इसका है कि किसी भी सदन में ला सकते हैं, किसी भी सदन में ला सकते हैं। इसमें और क्या है कि जिस सदन में ला रहे हैं वहां के सदन के 1/4 बहुमत से, 1/4 बहुमत से यानी कि 25% वोट से, मान लीजिए जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या होती है वर्तमान में कितनी है, 73। हे प्रभु कहाँ आपका बुद्धि है, 250 है। ठीक है, उसमें से क्या आगे, अनुमानित करता है। ठीक है। हाँ, तो अब क्या है कि तो यहाँ 250 का 1/4 निकालेंगे। लोकसभा का लाएंगे तो लोकसभा में है आपको 545, यहाँ का 25% लाएंगे, यानी कि 25% होता है 1/4 होता है। 100% में 4 का भाग देंगे 25%, यानी कि 1/4 बहुमत इसी को कह सकते हैं कि 25%। 25% बहुमत से स्वीकृति मिला होना चाहिए। क्या मिला होना चाहिए, स्वीकृति। यानी कि किसी भी सदन में लाएंगे और जिस सदन में लाएंगे वहां के सदस्य 25% सदस्य उस पे हामी भरे होने चाहिए, लिखित सिग्नेचर किए होने चाहिए कि हाँ फलाने व्यक्ति, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, इनके ऊपर आपको मान लीजिए कि संसद में लाना है महाभियोग। मान लीजिए संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया, संविधान का उल्लंघन किया, तो इनके ऊपर लाना है आपको महाभियोग। तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है और जिस सदन में लाया जाएगा वहां के 25% बहुमत से स्वीकृति मिला होना चाहिए कि हाँ इनके खिलाफ क्या करना है, महाभियोग लाना है। और साथ ही साथ 25% स्वीकृति मिल गया और उसी से 25% स्वीकृति के बाद उसी सदन के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, या इसी को कहते हैं हम लोग 2/3 को कहेंगे 66.66%। 66 वहां से क्या चाहिए, वहां से पारित होना चाहिए। पहले तो लाएंगे 1/4 बहुमत से, उसको क्या करेंगे, लाएंगे, और फिर 2/3 बहुमत से उसको स्वीकृति मिलना चाहिए कि हाँ ये सदन से पारित हो गया। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेके चलते हैं कि लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया महाभियोग का, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, 1/4 बहुमत से यानी 25% उसका जो होगा, आप पूरा जानते हैं पूरा सीटों की संख्या होती है 545, 545 का 1/4 निकालिए आप, तो निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 13 चौके 52 और 2 25 हो गया, 4 6 24, 136 कुछ, यानी कि 137 लगभग क्या आएगा 137। तो 137 सांसद उस पे लिखित सिग्नेचर किए होने चाहिए कि हाँ इनके ऊपर महाभियोग लाया जाए। अब फिर उसके बाद ये तो अब तो ला दिया गया, 1/4 बहुमत ला दिया गया, अब स्वीकृति मिल गया। उसके बाद उसी सदन से फिर क्या करेंगे, 2/3 सदन, पूरा 545 होता है, 545 का 2/3 निकालेंगे। तो निकाल के देखेंगे आप तो 18 3 54 और 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 8 दूना के 16, 6 हासिल 364 सांसदों द्वारा फिर क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यहां से पारित कराएंगे, लोकसभा पहले माने थे हम लोग लाए, 1/4 बहुमत से इसको स्वीकृति मिलेगा और फिर उसी सदन से 2/3 बहुमत से पारित होगा। पारित होने के बाद यहां से पारित हो गया, मान के चले थे लोकसभा में लाया गया, मान के चलते हो सकता है राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं 250 सदस्य होते हैं। अब यहाँ के 1/4 सदस्यों से क्या होगा, स्वीकृति मिलेगा, फिर 2/3 सदस्यों से
फिर क्या होगा, पारित होगा। समझ में आ गया? 137 स्वीकृति समझ में आ रहा है। ये पारित होना मतलब क्या होता है? पारित मतलब कि फिर पारित कराएंगे, जैसे कि सिग्नेचर हाँ या ना कहते हैं ना लोग, किसी भी आता है विधेयक वगैरह आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इस बिल को पारित हो जाए। संसद में विधेयक पारित नहीं होते, देखे हैं, सुने हैं आप? संसद में कोई भी विधेयक को लाया जाता है तो कुछ लोग उसमें हामी भरने वाले होते हैं कि हाँ इस बिल को पारित किया जाए, और कुछ लोग मना करने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी लाया गया था, उसके ऊपर कुछ लोग कह रहे थे हामी होगा, कर रहे थे, और कुछ लोग मना कर रहे थे। तो आधे से ज्यादा लोग जब हामी भर देंगे तो पारित हो जाएगा वो। तो यहाँ लेकिन आधे से ज्यादा नहीं, यहाँ कितना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और नॉर्मल कोई विधेयक रहता है तो उसको 50% चाहिए रहता है। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में लाया गया था, महिलाओं की उम्र को बढ़ा करके 21 से अब कर दिया जाएगा। अरे 18 से अब 21 हो गया था। ठीक है, महिलाओं की उम्र कितनी कर दी गई, 18 से 21। इसके लिए बिल लाया गया था, विधेयक लाया गया था। तो अब लाने के लिए क्या होगा कि लोकसभा मान लीजिए पहले लाया गया, किसी भी बिल को लाया जाता है तो दोनों सदन में लाया जाएगा। पहले हो सकता है लोकसभा में आ जाए, लोकसभा में पारित हो जाएगा, वो भी साधारण बहुमत से, यानी कि 50% से अधिक बहुमत को साधारण बहुमत कहते हैं। चुनाव में भी यही साधारण बहुमत होता है कि मान लीजिए 100 लोग वोट देने वाले हैं तो 51 लोग जिसको दे देंगे वोट क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। समझ में आया? यही चीज होता है। तो क्या होगा कि अब लोकसभा सदस्य 1/4 सदस्य से वहां पे स्वीकृति मिलेगी कि हाँ इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। अब उसके बाद फिर उसी सदन में क्या होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा। तो पहला स्टेप हो गया कि किसी सदन में लाया जाएगा, और जिस सदन में लाया जाएगा वहां के 1/4 बहुमत से स्वीकृति, फिर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये सदन समझ में गया? अब जाएगा, मान लीजिए कि अब जाएगा दूसरे सदन में। पहले शुरू में लोकसभा में आया होगा तो फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में लाया गया रहेगा तो लोकसभा में जाएगा। लेकिन दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व, कितने दिन, 14 दिन, दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। किसको? राष्ट्रपति को सूचित किया। भैया एक सदन से पारित हो गया है आपके खिलाफ महाभियोग, अब जा रहा है दूसरा सदन में। ठीक है, सूचित करेंगे, फिर 14 दिन के बाद दूसरा का सदन में जाएगा। कितने दिन बाद? 14 दिन बाद। तो हमने 2 स्टेप देखा। पहला स्टेप देखा कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जिस सदन में लाया जाएगा वहां के 25% वोट, या इसी को हम कह सकते हैं 1/4 बहुमत से स्वीकृति मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उसके बाद उसी सदन से 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलना चाहिए। अभी नजर पड़ा ना, हमको पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, अभी इनसे नीचे कोई नहीं, चुप रहिए। कोने का बाली में पड़ा बोली के तुरंत ना बोली के। तो 2 स्टेप हमने देखा। पहले स्टेप में देखा कि क्या होगा कि किसी भी सदन में क्या हो सकता है, लाया जा सकता है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, और जिस सदन में लाएगा वहां के 1/4 बहुमत से स्वीकृति मिलना चाहिए, और साथ ही साथ वहां फिर स्वीकृति मिलने के बाद 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। पारित हो गया, फिर क्या होगा दूसरे स्टेप में कि दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। भाई हो सकता है कि वकीलों की रखने के लिए अपना सूचित कर दिया जाता है, भैया आपको कुछ अपना दलील उलील देना होगा, अपनी बात कहना होगा कुछ, तो आपको सूचित किया जाता है कि एक वो सदन से पारित हो गया। ठीक है, हालांकि ये औपचारिकता होता है, राष्ट्रपति को पहले ही पता चल जाएगा। सर जी, तो मतलब पहले में अगर पारित हो जाएगा उसके बाद ही इसको कहा बताया जाएगा ना? हाँ, एक सदन से पारित हो जाएगा उसके बाद ही बताया। हाँ 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। अब 14 दिन के बाद 15वें दिन कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा दूसरे सदन में चला जाएगा। राज्यसभा में नहीं, दूसरे सदन में, क्योंकि ये प्रक्रिया तो किसी भी सदन में रह सकता है। हो सकता है लोकसभा में रहेगा तो अब चला जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में लाया गया रहेगा पहले तो अब कहाँ चला जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, तो दूसरे सदन में चला गया। अब दूसरा सदन क्या करेगा? तीसरा अब क्या पॉइंट कि दूसरा सदन उनके आरोपों की जांच करेगा, आरोपों की जांच करेगा कि हाँ इस सच में संविधान का उल्लंघन किए हैं कि नहीं किए, आरोपों का जांच करेगा।
आरोपों की जांच करने के बाद अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, फिर से दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से, या इसी को कहेंगे हम क्या चीज, लगभग 67%, 66.66। हाँ ये दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो ये क्या माना जाता है, प्रक्रिया पूरा माना जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या मानी जाती पूरी है, मानी जाती है। पूरी मानी जाती है। समझ में आया आपको? हमने 3 स्टेप देखा। पहले स्टेप में देखा कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जिस सदन में लाया जाएगा वहां के 1/4 बहुमत से, या इसी को हम कहते हैं 25% वोट से क्या होना चाहिए, वहां पे स्वीकृति मिलना चाहिए। स्वीकृति का मतलब होता है कि हाँ इनके खिलाफ लाया जाए महाभियोग। तो स्वीकृति मिलने के बाद फिर क्या होगा, उसी सदन से 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा उसको, विधेयक को। महाभियोग जो आया है उसको 2/3 बहुमत से पारित हो गया। अब एक वो सदन का काम खत्म। अब दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। ठीक है, सूचित कर देने के बाद 14 दिन पूर्व, अब 15वें दिन कहाँ चला जाएगा, दूसरे सदन में। दूसरा सदन इनके आरोपों की जांच करेगा, और वो अपने जांच में पाता कि हाँ इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, और वो भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तो ये क्या माना जाता है, ये प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वही इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, उनको अपने पद से क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। ठीक है, तो महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। याद रहेगा सबको? फिर से एक बार समझाते हैं कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ये विधेयक को लाया जा सकता है, और जिस भी सदन में लाया गया है वहां के 1/4 बहुमत से उसको स्वीकृति मिलना चाहिए। फिर उसके बाद उसी सदन से 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। पारित हो गया, अब एक सदन का काम खत्म। अब जाएगा दूसरे सदन में, लेकिन दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। अब 14 दिन के बाद अब क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या है कि अब चला जाएगा दूसरे सदन में। दूसरा सदन भी इनके आरोपों की जांच करेगा, और अपने आरोपों की जांच में सही पाता है कि हाँ इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया था, और वो भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तो ये क्या माना जाता है, प्रक्रिया पूरी मानी जाती है, और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें बताइए किसी को? चलिए, अब इसके बाद एक और देखते हैं। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत, किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। कैसी शक्ति, क्षमादान की शक्ति होती है। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है किसी के गलतियों को, आरोपों को, मतलब किसी को जो सजा मिला है वो सजा को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। हो सकता है किसी को मृत्यु दंड मिला हो, किसी को भी और अपने को भी ना, हाँ? किसी और को तो भैया जब दूसरे को कर देगा तो अपने को नहीं कर देगा। इसको है ना, तो किसी के भी क्या कर सकता है कि आरोपों, सॉरी, किसी के सजा को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। हालांकि 5 प्रकार का क्षमादान करता है, उसको पढ़ना नहीं है आपको, ये बस इतना याद रखना है। अनुच्छेद 72 में किसकी चर्चा है, क्षमादान। 61 में किसकी चर्चा थी, महाभियोग। 72 में क्षमादान है, ये क्षमा कर सकता है, सेना का भी सजा को माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, और नॉर्मल किसी को 5-10 साल का सजा मिला है तो कठोर कारावास को नॉर्मल कारावास में बदल जाए। एक होता है कठोर कारावास, उसमें बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। एक वो नॉर्मल सजा होता है, तो नॉर्मल सजा को भी माफ कर सकता है, कठोर सजा को नॉर्मल सजा में बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है ना। आपको पता होगा अजमल कसाब ने संसद पे हमला किया था, उसको जब फांसी की सजा हुई थी तो राष्ट्रपति के पास गया था उसको माफी के लिए कि हमें क्षमा कर दिया जाए। हालांकि उसको क्षमा नहीं मिला था और फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, तो क्षमादान की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। ऐसे ही आगे देखेंगे, माफ करने वाला पाप होगा तब ना कोई माफ करेगा। इसी तरह क्या होता है कि राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। इसके पास, राज्यपाल के पास भी, लेकिन ये सेना के सजा को माफ नहीं कर सकता। अगर किसी सेना को सजा मिल गया है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां होती हैं अनुच्छेद 72 के तहत, उसी प्रकार आगे हम लोग राज्यपाल में देखेंगे, राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है 161 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति होती है,
और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत क्या होती है, क्षमादान की शक्ति होती है राज्यपाल को। ठीक है, लेकिन अंतर बस इतना है कि राज्यपाल जो होता है मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। किसी को मृत्यु दंड मिल गया है तो राज्यपाल उसको माफ नहीं कर सकता है। और दूसरा एक और अंतर क्या है कि सेना संबंधित जो भी अगर सेना संबंधित कोई सजा मिल गया है तो उसको भी माफ नहीं कर सकता है। बाकी नॉर्मल इंसान रहेगा उसके सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, मतलब माफ क्या करेगा, सजा को कम कर देगा, कठोर को नॉर्मल में कर देगा, 10 साल की सजा को 5 साल में कर देगा, ये कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में अंतर समझ में है। ये जो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है और साथ ही साथ सेना को भी क्षमा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है सेना संबंधी जो सजा है उसको माफ नहीं कर सकता है और साथ ही साथ मृत्यु दंड को भी माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत बताइए, यहां तक समझ में आया सबको? बताइए, इसे कहते हैं 72 को क्षमादान की शक्ति या न्यायिक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति कहते हैं, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। कोई दिक्कत बताइए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इसके अलावा कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। अच्छा, अब राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार की भी शक्ति होती है। कैसा? विवेकाधिकार की भी शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार की भी शक्ति होती है। विवेकाधिकार के शक्ति के तहत क्या होता है कि जब कभी त्रिशंकु हो जाता है, त्रिशंकु का अर्थ होता है कि समझिए बात को, लोकसभा है, सीटों की संख्या होती है 545 होती है, इसका आधा करेंगे तो 27 गुना के 273 सीट। अब ये 273 सीट क्या होता है कि इससे अधिक रहेगा तो ही तो कोई बन पाएगा। जैसे चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, हर 5 साल में चुनाव होता है। 2019 में चुनाव हुआ था, 2024 में जो चुनाव होगा, तो 2024 में चुनाव हुआ, मान लीजिए बीजेपी है एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ इंडिया है, कांग्रेस पूरा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली जो है पार्टियों का नाम है इंडिया, उन्होंने रखा है, और इनका नाम है एनडीए ना, इनका क्या नाम है? एनडीए ना। तो अब बात समझिए कि जो बीजेपी वाले का है एनडीए है, अब मान लीजिए बीजेपी ने सीट जीत करके आया 270, ठीक है, 270, अब कांग्रेस भी जीत गई 270, तो हो गया आपका 27/540 हो गया। हाँ, अब 5 तो जीत गए, अदर कोई जीत गया, ये कांग्रेस जीता और ये बीजेपी जीता। तो सरकार बनाने के लिए चाहिए था 273 सीट, है कितना इनके पास? 270, इनके पास भी 270, इनके पास है 5 सीट। तब ऐसे अवस्था में राष्ट्रपति क्या करता है कि विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, इनमें से किसी एक लोग को प्रधानमंत्री बना देगा। किसी क्या बना देगा? प्रधानमंत्री बना देगा। बशर्ते उनको क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनाने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उनको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कांग्रेस से ही किसी को, राहुल गांधी को बना दिया प्रधानमंत्री, भाई कांग्रेस का पूरा है 270, तो ये किसी न किसी को बहुमत दल का नेता बनाएंगे ना, कि हम इनको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे ना। मान लेते हैं हम कि कांग्रेस वाले बना दिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिए, ठीक, तो इनके पास 270 था। राष्ट्रपति ने कह दिया कि राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन कितने दिन के लिए होंगे? 30 दिन के लिए। 30 दिन के अंदर अंदर उनको कहीं से भी 273 सीट लाना पड़ेगा। अब 270 सीट था, तो पांचों लोग को क्या कहेंगे कि आप मेरे में आ जाइए, आपको रक्षा मंत्री का पद दे देंगे, हाई वाला पद दे देंगे, हाउ पद दे देंगे, इनको पांचों को मिलाएगा। अगर नहीं मिला पाया, इनकी उम्मीदवारी खत्म, अब इनको बनाएगा, बीजेपी वालों को बनाएगा। ई अगर प्रूव कर दी, ई को हटाया, 30 दिन के लिए दिया था मोहलत, ई नहीं प्रूव कर पाया, ई प्रूव कर दिया तो ई बन जाएंगे प्रधानमंत्री, ई सरकार बना लेंगे। अगर इसने प्रूव कर दिया तो ये सरकार बना लेगा, जो प्रूव कर दिया वो बनाया, जो प्रूव कर दिया वो सरकार बना लेगा। बात समझ में? तो ये कहते हैं विवेकाधिकार की शक्ति कहते हैं, ठीक है। कभी कभी अविश्वास मत भी लाया जाता है,
अविश्वास मत तब लाया जाता है जब विपक्षी पार्टी को लग जाए कि इनके नेता इनका खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे में मिलना चाहते हैं, तो वैसे में क्या रहता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, वैसे में भी राष्ट्रपति क्या करती है कि किसी न किसी को एक को बना देती है प्रधानमंत्री, उनको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। जो अगर केंद्र सरकार बढ़िया से पढ़ रहा है वो एकदम सेम टू सेम राज्य सरकार में होता है। ठीक है, यहाँ बसते राष्ट्रपति होता है, वहाँ राज्यपाल होता है, यहाँ पे संसद होता है, वहाँ पे विधानमंडल होता है, यहाँ लोकसभा वहाँ विधानसभा, यहाँ राज्यसभा वहाँ पे विधान परिषद, बस एकदम सेम टू सेम सब चीज। यहाँ पे प्रधानमंत्री वहाँ मुख्यमंत्री। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे हाई कोर्ट, सब एकदम सेम टू सेम सब चीज होता है। ठीक है, बसते बस केंद्र सरकार अच्छे से आपको आना चाहिए। तो राष्ट्रपति वाले में कोई दिक्कत बताइए आपने? वो जो है 5 तो अदर हैं, उन्हीं में से मतलब कोई किसी को मतलब बोलेंगे अपने में, कांग्रेस या फिर बीजेपी। हाँ, इसके पास भी 270, इसके पास भी 270, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा। हो सकता है कांग्रेस वाले को किसी एक को बना दिया, उसका मन करेगा तो बीजेपी वाले को भी बना सकता है, किसी एक लोग को बना देगा प्रधानमंत्री। अब इनको क्या करना पड़ेगा, कांग्रेस को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, 273 सीट कैसे भी लाना पड़ेगा, तो 3 सीट चाहिए ना इसको, और ही तो हो सकता है इससे मांगना पड़े, या इसी वाले में से कहेगा तुम आ जाओ हमारे तरफ से, खरीद फरोख्त जिसको कहते हैं। ठीक है, तो खरीद फरोख्त वगैरह चालू हो जाता है, तो हो सकता है ये मिला, इसमें सपोर्ट कर दिया तो कांग्रेस का सरकार बन जाएगा, और नहीं तो भाई इंतजार करता रहेगा, ये अगर मिला लिया तो ही सरकार बना देगा। ठीक है, दोनों नहीं मिला पाए तो फिर से चुनाव होगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, चुनाव। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ये मिल जाएगा चाहे मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो मिला लेते हैं लोग, कोई दिक्कत। इसे कहते हैं हम राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार की शक्ति कहते हैं। तो सैन्य शक्ति देख लिए, राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की शक्ति हम लोग देख लिए। अब होती है विधायी शक्ति। सर ये विवेकाधिकार शक्ति कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में नहीं है, बस ये राष्ट्रपति में इनबिल्ट है। ये उसको पहले पदवी ग्रहण करते ही उसके पास ये शक्ति आ जाती है। लेकिन क्षमादान का चर्चा किया गया 72 के तहत, लेकिन विवेकाधिकार का किसी अनुच्छेद के तहत चर्चा नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा फिर? क्या पूछेगा कि विवेकाधिकार की शक्ति किसके पास होती है, यह हो सकता है, ये बताएंगे राष्ट्रपति। विवेकाधिकार कब प्रयोग करता है ये अपना, तो जब सरकार त्रिशंकु हो जाती है। ठीक है, कब हो जाती है, जब त्रिशंकु हो जाती है तब विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है, बात समझ में आया? वैसे में किसी को क्या बना देगा, विवेकाधिकार में किसी को भी क्या बना देगा, प्रधानमंत्री बना देगा। कितने दिन के लिए, बस 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर ये पूछता है क्वेश्चन, कितने दिनों के अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा, 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति ये भी किसी अनुच्छेद के तहत वर्णन नहीं है, बस राष्ट्रपति में ये उसके पास क्षमता होती है, पावर होती है विधायी शक्ति की, शक्ति मिला है उसको कुछ। ठीक है, जैसे आप अपने माँ बाप के लड़के तो अपने घर का कोई भी सामान यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रपति विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, उसी विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब विधायी शक्ति क्या होती है, देखिए किसी भी जानते हैं कि कोई भी बिल को लाया जाता है तो या तो लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में। जब दोनों जगह से पास हो जाता है तो फिर फाइनल सिग्नेचर के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास। फाइनल सिग्नेचर के लिए कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर देता है तब जाकर के वो बिल क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। अगर राष्ट्रपति मना कर देता तब वो बिल पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो नॉर्मली होता नहीं है। इसके पास विधायी शक्ति 3 प्रकार की होती है, अत्यंतकारी, अत्यंतकारी, निलंबनकारी, निलंबनकारी, बनकारी, और एक है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, अत्यंतकारी, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। अब ये था हटा दिया गया। अत्यंतकारी में क्या था कि राष्ट्रपति एकदम सोझे मना कर सकता कि ना हम ये बिल पारित नहीं होने देंगे। ठीक है, मना कर देता, हम साइन नहीं करेंगे, मना कर देता, साफ मना कर देता। तो इसलिए इसको हटा देंगे। इतना मेहनत से लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति मना कर देता, तो ये हटा दिया गया। अब है निलंबनकारी बचा भारत में और पॉकेट वीटो बचा है। निलंबनकारी के तहत क्या करता है राष्ट्रपति कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए उसको लौटा सकता है कि आप इसके पे पुनर्विचार कर लीजिए, ये हमें ये पॉइंट, मान लीजिए किसी भी बिल में 10 गो पॉइंट है,
हो सकता है 2 पॉइंट राष्ट्रपति को अच्छा ना लग रहा हो, तो कहेगा भैया हाई पॉइंट हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसके पर आप पुनर्विचार कर लीजिए। तो संसद के पास फिर से भेज दिया, संसद इस पे पुनर्विचार की, हो सकता है संसद उस पर संशोधन करे या हो सकता है संशोधन न करे। बात समझ में आ रहा है? कोई भी बिल गया राष्ट्रपति के पास तो हो सकता है राष्ट्रपति अब कह दिया निलंबनकारी के तहत क्या किया, अत्यंतकारी तो हट ही गया है, निलंबनकारी के तहत ये हुआ कि अब राष्ट्रपति भेजेगा फिर से संसद के पास, तो हो सकता है संसद इस बिल को क्या करे, पारित कर दे, मतलब पुनर्विचार के लिए भेजता है संसद के पास कि इसके आप पुनर्विचार कीजिए, इसके ऊपर ये कुछ पॉइंट है हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस पर राष्ट्रपति क्या करेगा कि पुनर्विचार करेगा, अरे सॉरी राष्ट्रपति करे, संसद उस पर पुनर्विचार करेगा। हो सकता है कि इसमें संशोधन करे या हो सकता है संशोधन न करे, दोनों ही अवस्था में संशोधन करके भेजे या बिना संशोधित किए भेज दे, दोनों ही अवस्था में फिर राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य हो जाता है, बाध्य हो जाता है। ठीक, मतलब ये अधिक से अधिक खूब करेंगे तो करेंगे या तो साइन कर देंगे या तो खूब से खूब करेंगे कि इसको पुनर्विचार के लिए भेज देंगे, उसके ऊपर पुनर्विचार करके हो सकता है संशोधन करें संसद वाले या हो सकता है न करें। अब दोनों ही अवस्था में हो या ना हो पुनर्विचार, अब राष्ट्रपति बाध्य है साइन करने के लिए। बात समझ में आया? एक बचा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या के तहत क्या होता है कि अब पॉकेट वीटो के तहत क्या होता है, बच्चिया अधगल गगरी की तरह कहें कुछ छलकती रहती हो, जब पूछा जाता है तब बताया जाता है, ऐसे नहीं बताया जाता है क्वेश्चन। अब पॉकेट वीटो के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि उस बिल को अपने टेबल पे रख करके छोड़ देता है, ना उस पे हाँ कहेगा ना तो ना कहेगा, ना तो उस पे हामी ही भरेगा ना तो उसको मना करेगा, उसको ना तो मना करेगा ना तो हामी भरेगा, उसी को कहते हैं हम पॉकेट वीटो। ना उस पे हाँ कहेगा ना मना करेगा, मना करेगा तब तो अत्यंतकारी था, वो तो खत्म हो गया। हाँ, तो या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा, तो ना कर ही नहीं सकता है, उसके पास पावर ही नहीं है, तो अब ना हाँ कहेगा ना आधार में लटका देगा। समझ में आ रहा है? तो उसे वीटो कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि अपने पॉकेट में रख करके छोड़ दिया, ना हाँ बोला ना बोला, उसको क्या कहते हैं पॉकेट वीटो। अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति वही बस पॉकेट वीटो का प्रयोग किए, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह सब आदत से लाचार है, सब कितना मना कर दिया जाए, जब पूछा जाता है तब बताया जाता है क्वेश्चन। अब पूछे हैं पढ़ के आया हो तो पढ़ के आया होगा तो पूछेंगे तब ना बताओगे, तुम ही पढ़ाओ यहाँ पे। नहीं की बात ज्ञानी जैल सिंह है ये जो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। आपको मैंने पढ़ाया है पहले से ही, इसलिए आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे केवल कौन किया था, ज्ञानी जैल सिंह। अब किस मैटर पे किए थे अब ये बताओ तुम। अब बताना, जिसको बताना बताए, किस मैटर पे ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ये तो बताएं आपको, ये क्वेश्चन पूछने वाला बताइए आप। बताइए आप लोग, किसी को पता है? मैं बताऊं? हाँ, शायद डाक वेरी गुड, डाक संशोधन विधेयक पे लाया गया था। किस पे? डाक संशोधन विधेयक पे लाया गया था। डाक संशोधन विधेयक, ठीक है। इसी के ऊपर क्या लाया गया था 1986 में, डाक संशोधन विधेयक 1986 में क्या किया गया था, ज्ञानी जैल सिंह ने लाया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उस पे ना हाँ कहे ना कहे, रख करके छोड़ दिए, ठीक है। किस मैटर पे? डाक संशोधन विधेयक, ठीक है। वो डाक से संबंधित था, पोस्ट ऑफिस से संबंधित था, उसको ना हाँ बोले ना बोले, पॉकेट में रख के छोड़ दिए उसको, ठीक है। तो एकमात्र राष्ट्रपति जिसने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह। ये कौथे राष्ट्रपति थे? 7वें राष्ट्रपति थे। कौथे? 7वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग विधायी शक्ति बोलते हैं। तो हम लोग देखिए विवेकाधिकार की शक्ति, विधायी शक्ति और क्षमादान की शक्ति, न्यायिक शक्ति जिसको कहते हैं। तो 3 प्रकार की इनके पास शक्ति है। बाकी इसके पास आपातकाल की भी शक्ति है, तो हमें बाद में पढ़ना, 352, 356 और अनुच्छेद 360, तो ये बाद में पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक।